तो सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपी वाईक्यू पर। और आज हम लेकर उपस्थित हैं अपना पहला लेक्चर, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख के तुरंत स्किप करने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाइए 10 मिनट। हो सकता है कि शायद आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए, क्योंकि इस वीडियो में जितना एक पेड कोर्स में दिया जाता है शायद उतना या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, ये ज़िंदगी के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हैं और उसको आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते हैं, तो ज़िंदगी में आपकी ये आदत बन जाती है धीरे धीरे, और वो चीज़ हर चीज़ों में दिखती है ये आदत। तो जो चीज़ शुरू कीजिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको ख़त्म भी कीजिए। बीच में छोड़ना ये उचित काम नहीं होता है। और हम लोग एक टारगेट अपना सेट करते हैं कि इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 1000 व्यू और 100 लाइक तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। इस वीडियो में आप क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उसको दिखा देता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो शुरू करूँगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। उसके बाद आप ये देख लीजिए, टोटल ये लगभग 3 पेज होने वाले हैं। इसमें सारा फॉर्मूला है। आज हम लोग केवल थियरी पढ़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें कम से कम 100 MCQ आएंगे, और जो थियरी है इसकी कम से कम 3 से 4 पेज की रहने वाली है। तो ये पूरा फॉर्मूला है। ये दूसरा पेज हो गया, आप इसको भी देख सकते हैं। शायद छोटा ये दिख रहा हो, लेकिन डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये तीसरा पेज है, जिसमें ट्रायंगल, चतुर्भुज सारा इसमें आएगा। उसके बाद जो चौथा पेज है उसमें वृत्त है, और जो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्शन वाले, वो इसमें सारे ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन आवश्यकता जो पड़ा वो यही है कि किसी भी लोकेशन को जानने के लिए, जैसे कि अगर आप खड़े हैं तो आपसे कोई वस्तु कितनी दूरी पे है आप कैसे बताएंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि हम यहाँ से 4 कदम सीधे जाएंगे और फिर 5 कदम बाएं जाएंगे, तो हो सकता है हमको वस्तु वहाँ पे मिल जाए। तो इसी की ज़रूरत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उत्पत्ति का जो मूल रीजन है वो यहीं से आता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के साथ किसी भी आकृति के शीर्षों, अब हो सकता है कि वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो सकता है, शीर्षों के निर्देशांकों का उपयोग करके विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन निर्देशांकों का उपयोग गणितीय सूत्रों के साथ साथ भुजाओं की लंबाई, उसकी ढलान, ढलान मतलब स्लोप, और मध्य बिंदु की गणना करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप पृथ्वी में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में अगर आप कहीं भी बिलोंग करते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट के सापेक्ष आप कहाँ पे हैं आपको ये जानना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट के सापेक्ष अगर आपको जानना है तो पहले आप इधर जाएंगे इतना दूरी, और फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर इस बिंदु का कुछ निर्देशांक होगा, यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। वैसे भी जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उसमें हीरो हमेशा पूछता है कि कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी, किस कोऑर्डिनेट पे है वो। तो कोऑर्डिनेट का यूज यहीं पे आता है। अब किसी भी एड्रेस की लोकेशन जानने के लिए हम उसको तल में बांटते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले तल को कहेंगे एक्स एक्सिस कहेंगे, दूसरे तल को कहेंगे हम वाई एक्सिस। पहली बात तो उसको ये जान लीजिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्ष कहते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारा मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को 0 0 से प्रदर्शित करते हैं, ये मूल बिंदु है। जब 0 0 से हम इधर जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, और जब हम 0 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव साइड है। लेकिन जब हम इससे इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा निगेटिव का एक्स हो गया, क्योंकि इधर पॉजिटिव का एक्स है तो इसको विरोध में निगेटिव का एक्स हो गया, इधर पॉजिटिव का वाई है तो इसको विरोध में निगेटिव का वाई हो गया। तो यही है। अब इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी लोकेशन को डिसाइड करने के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक। अब हमारा यहाँ से सारा फॉर्मूला शुरू होगा, तो हम उसको एक एक करके देखेंगे। ये क्वाड्रेंट दिया गया है। मान लीजिए अगर आपकी लोकेशन यहाँ पे है और आपको अगर यहाँ जाना है तो आप कैसे जाएंगे। पहले आप जाएंगे इधर और फिर जाएंगे आप ऊपर, मतलब पहले आप जाएंगे प्लस की तरफ और फिर जाएंगे ऊपर प्लस की तरफ।
तो क्वाड्रेंट 1 जो होता है उसका जो साइन होता है वो प्लस प्लस होगा। ठीक, फिर अगर हमको दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो पहले हम एक्स एक्सिस पे इधर जाएंगे इस वाले पे, तो ये हमारा हो जाएगा -x, और फिर ऊपर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा +y, तो हो जाएगा माइनस और प्लस इसमें साइन होता है। जो थर्ड वाला होता है इसमें देखिए पहले आप इधर जाएंगे एक्स एक्सिस पे और फिर आप जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो हो जाएगा -1 और -1, मतलब माइनस माइनस साइन हो गया। चौथे में अगर आपको जाना है तो पहले आप इधर जाएंगे और फिर यहाँ से आप नीचे जाएंगे, तो पहले प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले हमको जो चलना है, पहले हम एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं और फिर हम कहाँ जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। ठीक, तो चारों क्वाड्रेंट का साइन आपको पता चल गया किस किस क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से। ठीक, एक्स को कहते हैं भुज, वाई को कहते हैं कोटि, इंग्लिश में एक्स को कहते हैं एब्सेसिका और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष जो हमारा है, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक, ये पूरा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पे हम जब कोई भी दूरी तो जा नहीं रहे हैं, ठीक, अगर हम कोई दूरी जाते तब तो वाई का कुछ मान होता, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान हमारा कितना है, 0 है। एक्स अक्ष पे वाई कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम वाई अक्ष पे हैं, देखिए अब हम ये हमारा कौन सा है, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष से अगर हम कुछ दूरी जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम 5 यूनिट दूरी जाते हैं तो हम कहेंगे कि एक्स बराबर हम 5 दूरी हम आए हैं, लेकिन हम 5 दूरी तो आए नहीं हैं, हम एक्सिस पे ही अभी एकदम खड़े हैं। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो वाई अक्ष जो हमारा जो होता है उसका जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है वो होता है एक्स बराबर 0। वाई अक्ष से दूरी, देखिए ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष से हमारी जो भी दूरी होगी, हमको जहाँ तक भी आना होगा उसको हम कहेंगे भुज, मतलब कि हमारा वो एक्स का मान निकल गया। फिर अगर हम हमारा ये एक्स अक्ष है, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, एस अक्ष से अगर हमको दूरी बतानी है, जैसे मान लीजिए हमको इधर आगे जाना है कुछ यूनिट, तो ये हमारा वाई दूरी हो गया, या फिर अगर हम इधर जाएंगे तो ये हमारा -y हो गया। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे जो पूरा है ये एड्रेस है ये काम करता है। अगर कहीं भी दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे माना पहला बिंदु हमारा है और ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों का जो निर्देशांक दिया गया है वो दिया गया है x1 और y1, और दूसरा है x2 और y2। इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है, तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए जो दूसरा वाला बिंदु है ना, दूसरे वाले बिंदु में से पहला वाला बिंदु हटा दीजिए। ठीक, x में से हमको x घटाना है और y में से हमको y घटाना है, और घटा करके इसका हमको वर्ग कर देना है। वर्ग कर देंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारी दूरी जो है वो निकल जाएगी। जैसे कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं, ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो ये वही है। अब मान लीजिए अगर हमारा ये मूल बिंदु है, जैसे कि इन दोनों में से अगर कोई एक बिंदु अगर हमारा मूल बिंदु हो गया, मान लीजिए अगर ए वाला जो बिंदु है ये मूल बिंदु है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। हम लोग अभी देखे थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या था, 0 0 था। तो मान लीजिए अगर ए वाला हमारा मूल बिंदु है तो x1 y1 तो 0 हो जाएगा, तो x1 जब यहाँ पे 0 हो गया और y1 यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे किसी एक और xy की जो x और y की वैल्यू यहाँ पे होगी, इसी का हम केवल वर्ग करेंगे। ठीक, क्योंकि x2 में से 0 घटेगा तो केवल ये x2 आएगा, y2 में से 0 घटेगा तो केवल y2 आएगा। ठीक, तो ऐसे ही जब मूल बिंदु से हम जब दूरी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x² प्लस y²। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट दिया गया, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले हम चले हैं x दूरी x एक्सिस पे, फिर y एक्सिस पे चले हैं y दूरी। तो और यहाँ पे हमारा एक कुछ कोण बना होगा। ठीक, हमको P बिंदु पे जाना था। अब P बिंदु हम डायरेक्ट हम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, देखिए x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल गया, √x² प्लस y²। पाइथागोरस प्रमेय तो सभी लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, ये जो क्वेश्चन है समदूरस्थ वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई एक बिंदु ए दिया हुआ है, कोई दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है। ठीक, ए का निर्देशांक x1 y1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 है। प्रश्न में कहता है कि दो बिंदु का निर्देशांक दे देगा और कहेगा कि उससे एक समदूरस्थ बिंदु है जिसका नाम O है और उसका निर्देशांक x और y है। ठीक, तो आपको O का बताना है कि O का निर्देशांक क्या होगा, मतलब आपको x और y का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, x और y को जो मिला देंगे
और इससे अगर कोई बिंदु अगर समदूरस्थ है तो ये बताइए, अगर ए और दो से बी से दोनों अगर से अगर समदूरस्थ बिंदु है, मतलब कि जो ये वाली जो रेखा बनेगी, दूरी बनेगी, और ये वाली दूरी बनेगी, तो ये दोनों दूरी तो बराबर होगी, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, तो ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बराबर कर देंगे किसको, हमारी जो ओ ए वाली दूरी है और जो हमारी ओ बी वाली दूरी है, तो ओ ए और ओ बी को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब ओ ए और ओ बी की दूरी हम कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसकी दूरी अगर पहले निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे हम पहले कहेंगे x माइनस x1, देखिए यहाँ पे x है और ये x1 है, तो x माइनस x1 प्लस y माइनस y1, ये वाला y माइनस y1 हो गया। इसको बराबर कर देंगे, बराबर किससे करेंगे, फिर से देखिए इसी में से हम घटा रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसी में से इसको घटा रहे हैं a को, तो o में से हम पहले a को घटाए हैं और फिर o में से हम b को घटाएंगे, तो o में से अब हम b को घटाएंगे तो x माइनस x2 और y माइनस y2। अब यहाँ से हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को जब बराबर करेंगे तो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक, वही इक्वेशन हमको बताना रहता है, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है बस। चौथा सूत्र हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कोई रेखा दी हुई है, उसको कोई दूसरी रेखा अगर काट रही है तो उसको किस रेशियो में काटेगी, तो माना कि इसको m और इसको n के रेशियो में अगर काट रही है, ठीक, तो यही होता है विभाजन। कई बार ये विभाजन आंतरिक विभाजन होता है, कई बार ये विभाजन बाह्य विभाजन होता है। देखिए अभी केवल थियरी है, अगर थियरी में अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन बचेगा तो हम लोग जब MCQ करेंगे तो वहाँ पे सारी थियरी भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि सूत्र लिख के ही सारा क्वेश्चन हल कराना पड़ता है, तो आपका जो थियरी वाला अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे वो दूर हो जाएगा। तो हमने माना कोई एक रेखा है जिसका नाम है ए और बी रेखा है, जिसके निर्देशांक दिए हैं x1 और y1, x2 और y2 दिए गए हैं। माना इस पे कोई बिंदु एक P है जिसका निर्देशांक x और y है, ये इस रेखा को m और n के रेशियो में बांट देता है, ठीक। अब हमको जो बिंदु P है उसका निर्देशांक बताना है कि वो बिंदु P का निर्देशांक क्या है कि उसको m और n के रेशियो में बांटता है। तो इसका निर्देशांक पहले हम निकालेंगे x का निर्देशांक। देखिए P में क्या होगा, कोई भी बिंदु होता है उसका x और y दोनों होता है, तो पहले x का मान हम कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा m वाला है, m वाले का गुणा तिरछा इधर करेंगे, ठीक, और जो n वाला है उसका गुणा तिरछा इधर करेंगे, तो दोनों का तिरछा केवल हमको गुणा करना है बस। और एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे x का यूज हुआ है, हमको x का मान निकालना है ना, तो हम दोनों के x वाले का ही केवल यूज करेंगे, हम y वाले पे अभी नहीं जाएंगे। तो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, जो हमारा ये दिया हुआ किस रेशियो में बांट रहा है उसको हम जोड़ के भाग दे देंगे। ऐसे हम y का निकालेंगे, y का ही बहुत सिंपल निकालना है, देखिए m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, तो हमारा दोनों जो है ये बिंदु P का हमको निर्देशांक जो है बिंदु P का x और बिंदु P का y हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःविभाजन। देखिए ये जो रेखा दी गई है ना, इस रेखा के बीच में से ये विभाजन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा अंतःविभाजन। लेकिन कई बार बाह्य विभाजन भी होता है। बाह्य विभाजन कैसे है, यहाँ पे देखिए रेखा दी गई है AB, ठीक है, जिसका निर्देशांक x1 y1 है और x2 y2 है। जो दूसरा बिंदु P दिया गया है, ये इस रेखा से पूरी तरीके से ये बाहर है। ये बिंदु देखिए रेखा यहाँ पे है और बिंदु यहाँ पे है, तो ये बाह्य रूप से किस प्रकार विभाजित करेगा, हमने माना कि A को देखिए यहाँ पे m यूज किया गया है ना, तो पहले यहाँ पे भी m ही यूज किया गया है, यहाँ पे n यूज किया गया है, तो बाद में देखिए n यूज किया गया है। तो A से जो रेशियो था वो m था और B से जो रेशियो था वो n था, तो अभी भी सब कुछ सेम ही है और सब कुछ सेम रहेगा भी। केवल यहाँ पे क्या परिवर्तित होगा, केवल ये जो प्लस वाला साइन है ना ये माइनस होएगा। देखिए जो प्लस का साइन है केवल ये माइनस होएगा बस। इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा प्रश्न अगर आता है, अगर आप बाह्य विभाजन अगर आप नहीं लगाना चाहते और आपको पता भी नहीं कि ये बाह्य विभाजन है कि नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कई बार नहीं देता है कि ये बाह्य विभाजन है कि नहीं है, तो आप उसको अंतः विभाजन की तरह ही आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो उसका उत्तर आएगा, अगर उत्तर उसका निगेटिव में आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए जो px का मान आया, अगर p का यहाँ पे मान लीजिए अगर हम p का वैल्यू अगर हम निकाले हैं x और y, ठीक, अगर यहाँ पे निर्देशांक हमारा आया है -3 और -5, मान लीजिए आ गया ऐसा,
तो ये क्या निर्देशित करता है, ये निर्देशित ये करता है कि ये विभाजन तो हुआ है लेकिन यहाँ पे निगेटिव का साइन आया है, मतलब कि ये बाह्य विभाजन है, ये अंतः विभाजन नहीं है। अंतः विभाजन में जो भी वैल्यू आएगी हमेशा वो पॉजिटिव ही आती है। बाह्य विभाजन में हो सकता है कि एक्स और वाई में कोई एक निगेटिव आ जाए, चाहे दोनों निगेटिव आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि वाई विभाजन में कोई ना कोई पॉइंट निगेटिव आता ही आता है, अंतः विभाजन में दोनों जो है वो पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही है। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले क्या कर रहे थे, m कर रहे थे और m के बाद फिर यहाँ पे x2 कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही है, m x2 और n x1 था, तो यहाँ पे n है और n के साथ फिर x1, तो n x1 हो गया बटे m माइनस n, और फिर पी वाई का भी सेम वैसे ही my2 माइनस n x1 बटे m माइनस n। केवल यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया है, केवल यहाँ पे माइनस हो गया, बस इतना ही अंतर है। अब अगर आप मान लीजिए कि हमने जो विभाजन किया था m और n के रेशियो में, मान लीजिए m और n का विभाजन वहाँ पे 3:5 था, ठीक, चाहे 3:7, चाहे 3:8, चाहे 4:9, कुछ भी रेशियो रहा हो, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं थे। जैसे अगर 4:9 है तो बराबर तो है नहीं वो। लेकिन मान लीजिए अगर कोई रेखा है, रेखा मान लीजिए यहाँ पे a है, ये रेखा b है, और इसको कोई बिंदु जो P जो उसको कट कर रहा था x और y, उसको एकदम बराबर बराबर हिस्से में काट दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए m अगर काट रहा था और यहाँ पे n अगर डिवाइड कर रहा था, अगर m और n का मान अगर बराबर हो जाए, m और n का मान बराबर हो जाए मतलब कि m और n का जो रेशियो है वो 1 और 1 का रेशियो हो जाए, तो इसको हम कैसे करेंगे, तब तो ये बहुत हमको आसान हो जाएगा। देखिए यदि बिंदु P हमारा जो है ए बी को मध्य बिंदु से विभाजित करता है, मध्य बिंदु मतलब, और m और n का रेशियो जो है वो 1 और 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों आधा आधा है। तो हमको बिंदु P का निर्देशांक बताना है। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे m x2 कर रहे थे प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m1 m प्लस n कर रहे थे, ठीक। तो अब m और n का मान बराबर हो गया है, तो m और n की जगह पे या तो m की जगह पे आप n रख दीजिए या फिर दोनों का आप 1 रख दीजिए, जो कि रेशियो में रखना है। तो वहाँ से वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, m और n जो है वो कट जाएगा सीधे सीधे। तो हमारा केवल और केवल निकल करके आएगा हमारा जो यहाँ पे बिंदु था x1 और y1, और यहाँ पे था x2 और y2 था, तो x1 और y1 बटे 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। मतलब अगर कोई रेखा हमारी दी गई है, उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है हमको, तो केवल हम x वाले को जोड़ के आधा कर देंगे और y वाले को जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा जो मध्य वाला बिंदु है उसका निर्देशांक हमको निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, उसमें x वाले को हम जोड़ के आधा कर देंगे और y वाले को जोड़ करके हम आधा कर देंगे, हमारा निर्देशांक जो है वो निकल जाएगा। पांचवा है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इससे प्रश्न कई बार, बहुत बार आए हुए हैं। हमारा पॉइंट A है x1 y1, पॉइंट B है x2 y2, पॉइंट C है x3 y3। ये त्रिभुज बन गया है इससे ABC से, हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, जैसे मैं उसको बॉक्स टेक्निक कहता हूँ। हम लोग कैसे बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स बना के ऐसे इधर x1 y1 x2 y2 ऐसे ऐसे मान लिखते हैं और फिर ऐसे क्रॉस क्रॉस गुणा करके निकाल देते हैं। लेकिन पहले इसको समझते हैं है क्या। देखिए त्रिभुज का सूत्र होता है क्या, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, यही तो होता है। तो 1/2 इसमें रहेगा, ये चीज़ आप मत भूलिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे जब भी, तो 1/2 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब आपको 1 2 3 2 3 1 3 2 1, आप इस सीरीज को आप याद कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल भी है। 1 2 3 2 3 1 3 2 1 हो गया। तो पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे x1 साथ क्या क्या आएगा, y2 और y3 आएगा। ये यहाँ पे देखिए x के साथ 1 आया है, तो y के साथ 2 और 3 आया है। फिर ऐसे x के साथ यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 आता है, ठीक। फिर ऐसे ही x3 हमारा है, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद फिर आ जाएगा 2। तो x1 x2 और x3 जो है ये बाहर बाहर है और अंदर अंदर केवल y वाला चल रहा है। तो इससे हमारा त्रिभुज का जो सूत्र है, इस इक्वेशन से हमको ये ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसको इतना लंबा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको छोटे तरीके से, चाहे त्रिभुज हो गया, चाहे चतुर्भुज हो गया, चाहे पंचभुज हो गया, कोई भी अगर n आकृति का अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम उसका वहाँ से एरिया हम लोग निकाल लेंगे आराम से। छठा हमारा है संरेखी बिंदु, मतलब कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई रेखा यहाँ पे है, कोई रेखा यहाँ पे और कोई रेखा यहाँ पे है, हम इसको क्या संरेखी बिंदु कह सकते हैं। संरेखी मतलब कि एक ही रेखा में सारे हैं। इसको इन दोनों को मिला कर हम आगे बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा,
इन दोनों को आगे मिला के बढ़ाएंगे तो ये इधर जाएगा, मतलब दो ही इसमें संरेखी बन रहे, तीसरा तो उस रेखा में है ही नहीं। तो किसी भी तीन बिंदु को संरेखी सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक हम यूज करते हैं। हमारा बिंदु ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, कहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि संरेखी हैं? अगर हमारी ए बी के जो बीच की दूरी है, अगर हम इसको x मान लें, मान लीजिए इसको अगर हम y मान लें, हमारा x और y हो गया ये। और अगर x और y हो गया तो ए सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी। अगर ऐसा ये फॉलो करता है इस नियम को, तब तो ये संरेखी हो जाएगा। तो पहला हमारा पॉइंट क्या निकल गया संरेखी सिद्ध करने का? ए बी धन बी सी बराबर ए सी, ए बी धन बी सी बराबर ए सी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। देखिए अब अगर हम कहें कि कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया 0 कब होगा? ये ट्रायंगल है, इसका एरिया 0 कब होगा? जब हमारा जो ये वाला बिंदु है, देखिए जो ये वाला हमारा बिंदु है, ये वाला बिंदु हमारा नीचे आके अगर इस बिंदु पे, इस लाइन पे अगर आके मिल जाए, तब तो इसका जो एरिया है वो 0 हो जाएगा। जैसे ये अगर हमारा ट्रायंगल था, मान लीजिए इस ट्रायंगल का जो ये शीर्ष वाला बिंदु है, ये बिंदु यहाँ ना होगा कि अगर ये बिंदु यहाँ रहे, यहाँ, जब ये बिंदु यहाँ पे आएगा तो इसी रेखा में आ जाएगा, और जब इस रेखा में आ जाएगा तो वो एक लाइन में आ जाएगा, और जब लाइन में आ जाएगा तो उस लाइन का जो त्रिभुज, तो उस लाइन का क्षेत्रफल तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक, लाइन का क्षेत्रफल तो कुछ होगा नहीं, तो वहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये भी सिद्ध कर देते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि कोई जो तीन बिंदु दिए गए हैं वो संरेखी हैं। तीसरा हमारा जो तरीका वो होता है स्लोप। स्लोप मतलब ढाल। ढाल क्या होता? ढाल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे एक तल है, इसकी ढलान कितनी है? हम कहें कि इसकी ढलान थीटा है। हम कहें कि इसकी ढलान कितनी है? इसकी ढलान हम कहें कि अल्फा है। तो यहाँ पे अल्फा का मान तो थीटा से ज़्यादा है, ठीक, यहाँ पे ढलान अल्फा की ज़्यादा है। तो अगर कोई ऐसे तीन बिंदु दिए गए हैं मान लीजिए, और हमको जो रेखा यहाँ पे ए बी दिख रही है, देखिए यहाँ पे तीन बिंदु अगर दिए गए हैं तो इससे तीन रेखा भी बन रही है। एक तो ए बी रेखाखंड बन रहा है, ए बी, फिर बी सी, और फिर एक पूरा सी ए। यहाँ हमको तीन या रेखाखंड हमको बन रहा है। तो ए बी की हमारी जो ढलान होगी, ए बी की मान लीजिए हमारी ढलान अगर ऐसे है, और फिर बी सी की ढलान भी सेम यही है, और फिर ए सी की ढलान भी सेम यही है। अगर तीनों की ढलान हमारी सेम है, मतलब एक ढलान, इसी के ऊपर दूसरी ढलान, इसी के ऊपर तीसरी ढलान, मतलब तीनों एक ही लाइन में बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये संरेखी हो गए। तो संरेखी सिद्ध करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। अब इसमें से आप जो भी तरीका यूज कर लीजिए। मेरे हिसाब से इसमें जो ट्रायंगल वाला एरिया वाला जो होता है ये, या फिर जो स्लोप वाला होता है, जो ढाल वाला होता है, ये दोनों तरीका छोटा पड़ता है। आप इसको निकालने जाएंगे थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लगता है। सातवां हमारा है पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। मतलब किसी भी जो अगर एक्स और वाई अगर दिया हुआ है निर्देशांक, तो उसको हम कैसे ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हम x की जगह पे लिखते हैं r cos थीटा, और y की जगह पे लिखते हैं r sin थीटा। जैसे हमारा ये x दूरी हो गया, ये y दूरी हो गया, तो हम बिंदु पे पहुँचे x और y, इसका हम इसका कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये हो जाएगा √x² + y²। ये जो x² + y² निकलता है अंडर रूट में, इसी को हम कहते हैं r। तो यहाँ से हमको r मिल जाएगा। और बात रही थीटा की, तो थीटा निकालने के लिए हम यहाँ से देखेंगे, थीटा हमारा क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? y/x होता है। तो हम tan थीटा का मान जब यहाँ से निकालेंगे y/x, तो tan थीटा से हम cos थीटा और फिर sin थीटा भी निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा। तो हमारा यहाँ से थीटा भी निकल गया, हमारे यहाँ से r भी निकल गया, तो r निकल गया, थीटा निकल गया। अब हम इसको ध्रुवीय रूप में आराम से लिख सकते हैं। इसको हम जब MCQ सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आठवां हमारा है स्लोप या फिर ढाल। यही मैंने बताया था कि कोई भी अगर रेखा दी गई है, आप एक चीज़ स्लोप में हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी हम स्लोप निकालेंगे, और क्वेश्चन जब मैथ में कठिन प्रश्न आते हैं फंसते हैं, तो इसी पॉइंट से ही फंसते हैं। हमारा जो स्लोप होता है हमेशा वो x अक्ष की तुलना में ही देखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो स्लोप होता है वो x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी की उल्टी दिशा, जैसे घड़ी हमारी चलती है कैसे, इस दिशा में चलती है, ठीक, लेकिन घड़ी की हम उल्टी दिशा, मतलब कि इस दिशा में हम हमेशा देखेंगे स्लोप को। तो हमारा जो ये वाली हमारी जो लाइन है, इसका स्लोप कैसे हम देखेंगे? तो देखिए यहाँ से हम पहले गए इधर, तो इसको हम कहेंगे हमारा पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन
अगर हम यहाँ से इधर नीचे आ गए, ठीक, तो ये हमारा निगेटिव स्लोप हो जाएगा। चाहे अगर हम इधर से भी इसको काउंट करेंगे तो भी हमारा ये निगेटिव स्लोप ही होगा। जैसे हमारी ये वाली लाइन है तो यहाँ से हमने देखा कि ये पॉजिटिव स्लोप है, जो इधर से हम काउंट करेंगे इसको हम लोग निगेटिव स्लोप काउंट करेंगे। तो ये हमेशा एंटी क्लॉक वाइज ही होगा। ध्यान ये देना है कि हमारी जो रेखा की ढाल है, ठीक, जो ये वाला एंगल है इसको हम लोग क्या कहे हैं, थीटा कहे हैं। लेकिन थीटा का मान हमारा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, और जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होता है, क्योंकि जो थीटा है हमेशा वो न्यून कोण का ही होना चाहिए। अब एक यहाँ पे नोट पॉइंट है, देखिए जो टेन थीटा का हमारा मान है, चूंकि हम रेखा की जो ढाल निकालेंगे ना, रेखा की ढाल को हमेशा हम टेन थीटा से ही प्रदर्शित करेंगे। टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा को हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग उसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उसको एम लिखेंगे शॉर्ट में। तो एम का जो मान होता है कभी भी वो जीरो चाहे इनफाइनाइट वो नहीं हो सकता है। मतलब हमारा जो स्लोप है, ढाल है, वो एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे दोनों पर हमारी जो ढाल होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। एक्स एक्स अक्ष पे मतलब कि इसी रेखा पर, देखिए इस रेखा पे कोई ढाल तो है नहीं, तो ये अपरिभाषित हो गया। और फिर हम आते हैं वाई अक्ष पे। वाई अक्ष मतलब कि हमारा ये वाला जो एक्सिस है इस पे भी हमारी जो ढाल है वो भी तो परिभाषित है नहीं, ठीक, क्योंकि मान इसका इनफाइनाइट और जीरो होता है, तो ये दोनों अपरिभाषित है। रेखा की ढाल जब दो बिंदु हमको P और Q अगर दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं P और Q हैं जिनका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, तो रेखा की ढाल मतलब कि हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा हम क्या लिखेंगे, देखिए ढाल हमको निकालना है ना, तो y2 में से पहले y1 को घटाएंगे और फिर बटे x2 में से x1 को घटाएंगे, ठीक। ये ढाल निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल फार्मूला है। पहले y वाला ऊपर रहेगा, ध्यान यही देना है कि जो y वाला ऊपर है वो ऊपर रहेगा और x वाला जो है वो नीचे रहेगा, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो दूसरे में से पहला, ये दूसरे में से पहला घटाना है और फिर दूसरे में से पहला घटा देना है, ये आपको यहाँ से ढाल आराम से निकल जाएगा। अब हम आते हैं अंतःखंड पे, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा दो एक्सिस दिया गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। इसको कोई रेखा काट रही है, देखिए एक रेखा यहाँ पे काट रही है और एक रेखा यहाँ पे काट रही है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि पहला जो केस ये वाला दिया गया, इसमें कहा है कि रेखा के द्वारा, ये जो रेखा दी गई है ना, इस रेखा के द्वारा एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, मतलब कि अंतःखंड। अंतःखंड क्या हो गया, देखिए एक्स एक्सिस पे इतना दूरी ये कवर कर रहा है, ठीक, ये रेखा एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे है तो ए दूरी पे है ये, और वाई एक्सिस पे ये बी दूरी पे है, तो यही अंतःखंड हो गया। रेखा के द्वारा ये काटा जा रहा है और एक्सिस पर काटा जा रहा है, तो देखिए एक्सिस हमारा कौन सा, एक्सिस यही है, तो हम इस एक्सिस को ही काउंट करेंगे। लेकिन जो हमारा जो दूसरा वाला केस है, दूसरे वाले केस में कहा है एक्सिस के द्वारा, देखिए एक्सिस के द्वारा काटा जा रहा है, किस पर, रेखा पर काटा जा रहा है। देखिए पहले वाले केस में क्या है, एक्सिस पर काटा जा रहा है, तो एक्सिस पे काटा जा रहा है तो हम इसको काउंट किए हैं। दूसरे वाले केस में क्या है, रेखा पर काटा जा रहा है, तो रेखा तो हमारी यही है, तो इस वाले को हम काउंट करेंगे। इतना दूरी जो है वो एक्सिस के बीच में पड़ता है, तो ए और ये बी है, और फिर ये 90 डिग्री तो है ही, और इसका हम जब ये निकालेंगे पाइथागोरस से इसकी लंबाई, तो ये हो जाएगा √a² + b²। तो एक्सिस के द्वारा रेखा पर काटा गया इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, √a² + b², और रेखा के द्वारा एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट ए और बी हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, ये नहीं जान पाते हैं कि किससे किसको काटने को कह रहा है, ठीक। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आप इसको लिखते कैसे हैं, देखिए अंतःखंड का हमारा जो समीकरण होता है वो यही होता है, जो एक्स एक्सिस है उस पर एक्स इंटरसेप्ट काटा गया है, जो वाई एक्सिस है उस पर वाई इंटरसेप्ट काटा गया, और इसको हम लोग 1 के बराबर करते हैं। तो एक्स पे कितना काटा गया था, एक्स पे 1 काटा गया था, तो हो जाएगा x/a, और वाई पे b काटा गया था, तो हो जाएगा y/b, और हो जाएगा बराबर 1। तो यही हमारा अंतःखंड का समीकरण होता है, और ये बहुत जगह देखने को मिलेगा। TRE 2.0 में 3.0 दोनों में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। 10वां है, हमको उस रेखा का समीकरण बताना है कि जो y अक्ष पर C अंतःखंड काटती है और जिसकी ढाल जो है वो m है। देखिए वहाँ पे हमको ढाल नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे हमको ढाल पता है, तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो माना हमने हमारी रेखा ये थी, अब हमको काटना है y अक्ष पे C अंतःखंड। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का C है, तो पॉजिटिव का C हमको ऊपर मिलेगा।
अगर यही अगर निगेटिव का सी अंतःखंड होता तो हमको ये नीचे करना पड़ता और हमारी रेखा तब ऐसे नीचे की साइड गई होती। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। और इसकी ढाल हमको m है। ढाल क्या होती है कि x एक्सिस के साथ जो भी ये कोण बनता है एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में, यही हमारी ढाल होती है। तो y अक्ष पे c अंतःखंड कटा है, मतलब y अक्ष पे c दूरी पे इसने काटा हुआ है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या निकल जाएगा, पहले हम एक्सिस पे तो 0 गए हैं, y एक्सिस पे केवल हम गए हैं, तो 0 और c निकल गया हमारा निर्देशांक। और यहाँ पे जो थीटा का मान है, जो m है, मतलब हमारा जो स्लोप है, उसका मान हो गया tan थीटा। तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन होता है, हम लोग ये फॉर्मूला थोड़ी देर बाद भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसका यहाँ पे यूज आया है तो इसलिए यूज किया गया है। लाइन का जो इक्वेशन होता है, अगर हमको ढाल ज्ञात है और दो बिंदु अगर हमको ज्ञात है तो हम किसी भी लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y माइनस y1, ठीक, बराबर m हमको यहाँ पे ज्ञात है, x माइनस x1। y1 के जगह पे आप देखेंगे कि ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे y का मान कितना है, y का मान यहाँ पे c है, तो ये हो गया y माइनस सी बराबर m, और x माइनस x1 का मान आप देखेंगे यहाँ पे 0 है। ठीक, तो ये पे यहाँ पे 0 है, तो y माइनस सी बराबर m इंटू एक्स माइनस 0 हो जाएगा। तो ये c जो है ये इधर चला जाएगा, ठीक, और ये mx हो जाएगा, तो y बराबर mx प्लस सी। तो ये हमारा जो इक्वेशन है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y बराबर mx प्लस सी है। वो ऐसा इक्वेशन है जो कि y अक्ष पे c अंतःखंड काटता है और उसकी ढाल जो है वो m है। लेकिन यही मैंने बताया कि अगर इसकी ढाल मान लीजिए अगर निगेटिव रहता तो कैसा होता, तो निगेटिव रहता तो ऐसे हम लोग इस वाले एक्सिस पे काउंट करते और रेखा हमारी जो जाती, रेखा हमारी ऐसे जाती। ठीक, हमारा एंगल जो बनता वो ऐसे बनता। ठीक, लेकिन ये निगेटिव एंगल बनता तो हमको माइनस टेन थीटा लेना पड़ता। ठीक, माइनस टेन थीटा फिर 90 माइनस कॉट थीटा से हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती, बस यही होता। तो यहाँ पे y माइनस एम एक्स, और ये हमारा c जो है वो चूंकि निगेटिव साइड में काट रहा है y एक्सिस पे, तो हमारा ये माइनस सी हो जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को याद रखेंगे, ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले फॉर्मूला मैंने बताया अभी अंतःखंड वाला, वो सभी लोग को पता है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर बच्चे गलती कर ही देते हैं। जब m स्लोप वाली रेखा x अक्ष से, देखिए वहाँ पे y अक्ष से काट रही थी, यहाँ पे x अक्ष से काट रही है, और जो d अंतःखंड काटती है, तो d अंतःखंड तो काट रही है और किस पे काट रही है, x एक्सिस पे काट रही है। और हमने कोण क्या बताया था, कोण हमने बताया था कि x अक्ष के साथ ही काउंट करते हैं, तो x अक्ष के साथ हमारा कोण यहाँ पे थीटा निकल गया। तो y बराबर होता है इसके लिए mx और माइनस, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, mx माइनस md, और वहाँ पे क्या आ रहा था, mx माइनस केवल c आ रहा था। ठीक, तो वहाँ पे c के जगह पे हम x एक्सिस वाले में क्या यूज करेंगे, md यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे d अंतःखंड काटा गया है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलती करते ही हैं। अगर 100 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो मान के चलिए कम से कम तो 50 से 60 बच्चे तो गलती करते ही करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। 11वां है रेखा का, देखिए यही एक इक्वेशन होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी रेखा का। इस रेखा का हमको अगर स्लोप निकालना है, जैसे कोई भी अगर रेखा दे दी 3x प्लस 2y बराबर 5 अगर दे दिया बराबर 0, अगर ये दे दिया है तो इसको हमको स्लोप निकालना है। तो हमको कुछ नहीं करना स्लोप निकालने के लिए। देखिए ax प्लस बी वाई बराबर सी तो होता ही है। ठीक, हम क्या करेंगे, हम लोग y को इधर ही रखेंगे, तो बी वाई बराबर हो जाएगा ax और c इस साइड जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको केवल y का मान निकालना है, तो y बराबर हो गया माइनस ए बाई बी और माइनस सी बाई वाई निकल गया। लेकिन हम लोग अभी को थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर हमको किसी भी रेखा में अगर हमको ढाल पता है, m अगर हमको ज्ञात है, तो उसका हम इक्वेशन तो निकाल ही सकते थे। तो ये हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब इन दोनों का हम तुलना कर देंगे। तो हमने ये जाना था कि m जो होता है वो ढाल को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो माइनस ए बाई बी है, देखिए ये बाई बी और ये m, ये दोनों बराबर बराबर हैं। तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए बाई बी। अब यहाँ पे माइनस ए क्या है, माइनस ए हमारा x का गुणांक, और b क्या है, b हो गया y का गुणांक। तो किसी भी रेखा का, अगर हमारी रेखा दी हुई है तो रेखा का अगर हमको ढाल ज्ञात करना है तो हो जाएगा सीधे सीधे हम माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक, बस इतना ही। 12वां है बिंदु P है जिसका निर्देशांक x0 y0 है, उससे जाने वाली रेखा का समीकरण जबकि ढाल m है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या ज्ञात है, हमको यहाँ पे एक बिंदु ज्ञात है और हमको ढाल m ज्ञात है। अगर ऐसा हो तो हम कैसे रेखा का समीकरण लिखेंगे, तो हम लिखते हैं
y माइनस वाई जीरो, देखिए क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी था, ठीक। अब y बराबर, अगर हम c, देखिए अगर किसी भी इक्वेशन में, आप एक चीज ध्यान जान जाइए, किसी भी इक्वेशन में अगर c नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि वो रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर के जा रही है, ठीक। तो y माइनस वाई जीरो, चूंकि यहाँ पे हमको जो बिंदु दिया गया उसमें निर्देशांक y का क्या है, y जीरो है, बराबर m और x माइनस एक्स जीरो। ये हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा कि एक बिंदु और हमको अगर स्लोप ज्ञात हो तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर ये मूल बिंदु से अगर यही रेखा मान लीजिए होकर जाती तो हमारा x जीरो और y जीरो का मान तो जीरो और जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या निकल जाएगा, y माइनस जीरो और m x माइनस जीरो, तो यहाँ से निकल जाएगा y बराबर एम एक्स। अगर y बराबर एम एक्स दिया हुआ, मैंने कहा ना अगर यहाँ पे इक्वेशन में अगर c नहीं है तो रेखा वो कहाँ जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। तो ये चीज़ आप जहाँ जाइए ध्यान दीजिए कि अगर c नहीं है इक्वेशन में तो वो मूल बिंदु से ही जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो मूल बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स हो गया। अब ये मूल बिंदु से अगर जा रही है तो ये जो दोनों पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। अगर ये मूल बिंदु से जा रही है तो हमने पढ़ा था पहले, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। तो ये जानना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट से, चाहे किस चतुर्थांश से ये रेखा जा रही है। तो अगर इक्वेशन देखिए y बराबर एम एक्स है, m का मान यहाँ पे टेन थीटा होता है और टेन 45 का मान हमको पता है कि 1 होता है। अगर ये रेखा अगर इस तरीके से इस एक्सिस से जा रही है, टेन 45 से जा रही है, मतलब कि पहले और तीसरे चतुर्थांश से जा रही है, तो हमारा हो गया y बराबर x। तो अगर ये y बराबर x अगर आपको इक्वेशन अगर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये रेखा पहले और तीसरे चतुर्थांश से गुजरेगी, और यहीं पे अगर ये दूसरे और चौथे चतुर्थांश से जा रही है तो मतलब एक्स एक्सिस हमने ये भी बताया था कि जो एंगल हम काउंट करते हैं वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही काउंट करते हैं। तो अगर ये इन दोनों के बीच में से अगर किसी एंगल से जा रही है, मान लीजिए 135 डिग्री से अगर ये जा रही है, तो टेन 135 का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक। अब उसको कन्वर्ट कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा -x। अगर हमको ये इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसका मान है कि ये रेखा यहाँ से जाएगी और ये दूसरे और चौथे चतुर्थांश से ये गुजरेगी। 13वां हमारा सूत्र है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जबकि हमको स्लोप ज्ञात ना हो। हमने अभी पिछले क्वेश्चन इक्वेशन में देखा था, हमारा क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी था। हमको यहाँ पे देखिए m हमको ज्ञात था, तब हम किसी रेखा का हम समीकरण लिख सकते थे। लेकिन अगर हमको रेखा के समीकरण में अगर हमको जो स्लोप है हमको वो ज्ञात ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, तब हमको रेखा का समीकरण लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, या फिर ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो, ठीक। तो जैसे देखिए हमने रेखा का समीकरण क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। हमने रेखा का समीकरण यही पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर किसी इक्वेशन में अगर हमारा जो सी वाला बिंदु है अगर ये नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये मूल बिंदु से होकर के जा रही है। तो हमारा इक्वेशन यहाँ से क्या बचा, हमारा इक्वेशन यहाँ से यही बचा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, यही तो बचा। तो हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमारा यही हो गया। और यही मान लीजिए कि अगर जो हमारा y का मान है, अगर मान लीजिए वो निगेटिव में अगर जाता है, -y है, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, बस सिंपल है। तो रेखा का समीकरण हमारा हो गया ए एक्स प्लस माइनस बी वाई बराबर जीरो हो गया। 14वां है, जब दो बिंदु जैसे कि P1 है x1 y1 और P2 है x2 y2 ज्ञात हो तो रेखा का समीकरण, मतलब हमको एक बिंदु यहाँ दिया गया है और एक बिंदु यहाँ दिया गया है, हमको रेखा का समीकरण, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको बताना है। तो हम क्या, हमको देखिए हम वही चीज़ यूज कर रहे हैं, y बराबर एम एक्स, हम यही चीज़ तो यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे y बराबर होगा क्या, y माइनस वाई वन, और x की जगह पे y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन और गुणे x माइनस एक्स वन, ठीक। यही इक्वेशन सेम है। तो यहाँ से क्या हो गया, y माइनस वाई वन, हमने इसको m कहा था, m और x माइनस एक्स वन। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कई जगह पे यूज भी होता है। 15वां हमारा है, जब दो रेखाएं दी गई हैं जिनका स्लोप है, जैसे मान लीजिए इसका स्लोप अगर m1 दिया गया, इसका स्लोप m1 है, दूसरी रेखा का स्लोप अगर m2 है, चाहे अल्फा 2 जो भी है, तो इनके हमको बीच का कोण निकालना है। इनके बीच का कोण देखिए यहाँ पे कट कर रही हैं तो इनके बीच का कोण यहाँ पे थीटा है। तो हम कहेंगे टेन थीटा बराबर पहले रेखा का जो स्लोप दिया गया है m1 चाहे m2, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। देखिए कई जगह पे क्या होता है कि लोग बता देते हैं कि ये होता है m1 माइनस m2, चाहे ये होता है m2 माइनस m1, जबकि ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये होता क्या है, m1 डिफरेंस m2 ये होता है, मतलब दोनों का हमको अंतर लेना है, ठीक।
M1 डिफरेंस M2। और यहाँ पर अगर आप मान लीजिए अगर आप कर भी देते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मॉड लगा है। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ अगर मॉड में लिख दी जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मॉड का 3, तो उसका फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगा वो 3 ही होगा। लेकिन अगर ये माइनस का 3 अगर अलग से लिखा हुआ है तो इसका मान तो -3 है, चूंकि यहाँ पे मॉड नहीं लगा है। तो मॉड लगने के बाद इसका मान हो जाएगा 3। ये जब बाहर आता है तो ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर M2 डिफरेंस M1 बटे 1 प्लस M1 M2। अब यहाँ पे जो 1 प्लस M1 M2 है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 बटे जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, तो 1 प्लस M1 M2 का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ये ध्यान देना है। प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो थीटा निकल के आएगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब दो लाइन जब काट रही है, ठीक, तो उसका मान हमेशा न्यून कोण ही होगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, कभी भी ये 90 डिग्री चाहे 90 डिग्री से ज़्यादा तो ये संभव नहीं है। अब उसका ढाल निकालना। अब अगर दो रेखाएं समांतर हैं, जैसे हम दो रेखाओं के बीच का हम ढाल निकाल रहे थे, ठीक, एक रेखा अगर ऐसे गई है दूसरी रेखा ऐसे गई है तो इसके बीच का ढाल हम थीटा निकाल रहे थे। लेकिन अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर कैसे होंगी, देखिए पहले वाली रेखा की ढाल अगर हमारी M1 है और दूसरे की ढाल अगर हमारी M2 है, ठीक, और दोनों रेखाएं ये समांतर मतलब कि दोनों ये बराबर हैं, तभी तो ये रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर होने के लिए हम M1 बराबर M2 करेंगे। और अगर ये दोनों रेखाएं अगर लंबवत हैं तो इसका अगर ये M1 ढाल है, इसकी ढाल अगर M2 है, तो हम क्या करेंगे M1 गुणे M2 बराबर -1। और इस इक्वेशन का यूज करके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और यहाँ से हम लोग कई क्वेश्चन तो हमको ऐसा मिलेगा कि हम केवल इसी का यूज करके, ठीक है, और हम एक पॉइंट का यूज करके हम ऑप्शन में उसकी वैल्यू पुट करके हम सीधे आंसर निकाल देंगे, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात और जान लीजिए कि अगर कोई भी दो रेखाएं दी गई, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनको पता करने का हमको एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर कोई भी इक्वेशन अगर जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक, तो उसमें हम पता कैसे करेंगे समांतर है। देखिए ये जो C1 और C2 है ये तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो AX और BY है और AX और BY है ये दोनों समान होगा। जैसे कि इक्वेशन में ऐसा दे सकता है, जैसे मान लीजिए 3x + 5y + 8 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन दे सकता है 3x + 5y + 11 बराबर 0। अब ये इक्वेशन दोनों देखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये 3x + 5y 3x + 5y ये दोनों समान है। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं जो होंगी ये समांतर रेखाएं होंगी। 17वां हमारा है, किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यदि p है तथा वह x अक्ष की धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। तो हमने माना ये कोई रेखा हमको दी गई है और इससे हमारी ये जो मूल बिंदु है यहाँ से हम इस पर एक लंब डाले हैं जिसकी लंबाई p है। और यहाँ पे सबसे मुख्य इसमें बात ये है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो x की धनात्मक दिशा हमारी ये है, इससे थीटा कोण इस तरफ, यह थीटा का मान यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ये थीटा कोण बनाती है और ये x एक्सिस अंतःखंड काट रही है, ये y अंतःखंड काट रही है। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये लंब की हमारी जो लंबाई है, हमको ये पूछा जाता है लंब की लंबाई कितनी होगी। लंब की लंबाई p बराबर होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों में यहाँ पे पॉजिटिव अंतःखंड काट रहा है। हो सकता है कि ये रेखा ऐसे भी बन सकती थी। ठीक, अब यदि यही रेखा, पहली रेखा हमारी ऐसे कट की थी, यही रेखा मान लीजिए अगर y की अगर निगेटिव साइड में अगर कट करती है, जैसे यदि किसी एक अक्ष पर निगेटिव अंतःखंड काटे, मतलब x या y में से अगर कोई एक निगेटिव अंतःखंड अगर काट रही है, तो हमारी लंब की लंबाई यहाँ पे p इस प्रकार से बनेगी। और हम p का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, p का इक्वेशन लिखेंगे x cos थीटा, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है, तो x cos थीटा और ये y माइनस हो गया है तो हमारा हो जाएगा -y sin थीटा। पहला वाला देखिए सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये वाला नहीं बताते हैं ज़्यादातर लोग। 18वां हमारा है, अगर दो समांतर रेखाएं दी गई हैं तो उनके बीच की दूरी निकालना है। देखिए दो समांतर रेखा हमारी ये हो गई और इनके बीच की दूरी, यही दूरी हमको बतानी है। तो हमने अभी देखा था कि दो समांतर रेखाओं का हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको। तो AX और BY ये दोनों समान होंगे, लेकिन ये C1 C2 में अंतर हो सकता है, मतलब कि इनके बीच ही हम कुछ रिलेशन हमको मिलना चाहिए। तो रिलेशन हमारा हो गया
C1 और C2 का हमारा जो अंतर है इसको हम मॉड के रूप में लेंगे। जैसे कि अगर 10 है और 4 है और मान लीजिए -4 है, तो इसका अंतर हम निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 14 यूनिट हमारा आ जाएगा। ठीक, और अंडर रूट में a² + b² यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया। 19वां हमारा है, यदि बिंदु अल्फा बीटा से रेखा ax + by + c की लंबवत दूरी अगर d है, मतलब अगर एक बिंदु P दिया है, इसका निर्देशांक अल्फा बीटा है, और किसी रेखा का जो समीकरण हमने पढ़ा था ax + by + c पे, अगर ये लंब डालता है और उसकी लंबिक दूरी हमको बतानी है, तो क्या हो जाएगा, d बराबर होता है, देखिए यहाँ पे जो x और y है ना, केवल यहाँ पे हमको अल्फा और बीटा रख देना है बस। तो a के जगह पे हम रखेंगे अल्फा, तो a अल्फा + b बीटा + c बटे √a² + b², बस हो गया। जैसे कि जो समांतर रेखा में क्या था, समांतर रेखा में भी यही था कि C1 और C2 की जो दूरी है और उसमें √a² + b², और यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे कि जो अल्फा और बीटा का मान है उसको हम इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो a अल्फा + b बीटा + c डिवाइडेड बाई √a² + b², तो ये हो गया किसी बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की दूरी। 20वां हमारा है सूत्र। ये तो वैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सीधी रेखा का जो समीकरण होता है, हमने जाना ax + by + c = 0 होता है। तो अगर हम कोई भी दो समीकरण अगर हम लेते हैं, चाहे मतलब दो रेखाओं को अगर हम लेते हैं, पहली रेखा का इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरे का इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। अब इसका 3 केस बन सकता है। 3 केस क्या क्या है, पहले या तो ये रेखा एक दूसरे को काट रही हो, दूसरा केस या तो ये रेखा एक दूसरे के समानांतर हो, तीसरा कि ये जो रेखा है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो मतलब ओवरले कर रही हो, मतलब कि उसी की एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, मतलब वो संपाती रेखा हो। तो पहला हमारा जो केस बनता है प्रतिच्छेदी रेखा का, देखिए अगर दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं तो मतलब उनका कोई ना कोई एक हल हमको जरूर मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सॉल्यूशन हम इसको कहेंगे, या फिर इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। हमारा जो दूसरा केस है वो है समांतर रेखा का। समांतर रेखा दोनों समांतर जा रही हैं तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो उसका तो कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो इसको हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई हल नहीं है। अगर कोई रेखा संपाती रेखा है, माना कि पहली रेखा हमारी इतनी लंबी है, दूसरी रेखा इतनी लंबी है, ठीक, तो इन दोनों रेखाओं पे जो इतना जो क्षेत्र, इतना जो लंबाई आएगा वो दोनों रेखाओं का तो कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों रेखाओं का जो लंबाई कॉमन है तो इस पर अनंत बिंदु निकल जाएंगे, मतलब XY हमको अनंत बिंदु प्राप्त होंगे। तो इसीलिए इसका हम लोग अनंत हल कहते हैं। अब इसका समीकरण जो इसका इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा अगर है तो हम कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, दूसरा हम कहते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, माफ कीजिएगा ये b1 है, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा है संपाती रेखाओं में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एस्टेट में कई बार पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट में भी पूछा गया, किसको संगत, किसको असंगत, किसको विरोधी, किसको अविरोधी, किसको आश्रित कहते हैं, ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा आता है। तो देखिए जो भी समांतर रेखाएं हैं वो संगत होती हैं और क्या होती हैं, वो अविरोधी होती हैं। जो समांतर रेखाएं हैं वो असंगत होती हैं और विरोधी होती हैं, और जो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होती हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। वैसे एमसीक्यू में तो यही होता है, लेकिन अगर जो एस्टेट का एग्जाम होता है, एस्टेट के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो अब तक 48-49 मिनट की हो चुकी है, और अभी तक जितने लोग टिके हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर ये तो पेशेंस है कि उनको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करना है। और हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि लगभग 3 पेज का हमारा पूरा है, जिसमें से हमारा 2 पेज लगभग खत्म हो चुका है, केवल 1 पेज बचा हुआ है। आप इसको भी कवर कर लेंगे तो आप लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर इतना आपने कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि आप उसको हल न कर पाए। तो हमारा 21वां सूत्र है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का सूत्र, एक्स अक्ष का समीकरण हमने एकदम स्टार्टिंग में ही जाना था। देखिए जैसे कि हमारा अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो सकता है, देखिए एक्स एक्सिस यही है, ठीक, इस अक्ष पे हम y कोई दूरी तो जा नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 0।
तो एक्स अक्ष का समीकरण हो गया y बराबर 0। ऐसे ही सेम y अक्ष का समीकरण, हमारा ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, इससे हम कोई दूरी तो जा ही नहीं रहे हैं, हम अभी इसी बिंदु पर ही खड़े हैं। ठीक, तो हमारा y अक्ष का समीकरण क्या हो गया, x बराबर 0। अब दूसरा हमारा है x अक्ष से a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये दोनों बात सेम ही कही गई है, केवल क्या है इसमें स्टेटमेंट में केवल अंतर है, उसको समझिए जरा। अब x अक्ष से a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण होता है y बराबर a। इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले बार इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसको लोग यहाँ पे फिगर से समझेंगे। दूसरा है y अक्ष से a दूरी पर समीकरण हो जाएगा x बराबर a, और सेम ऐसे ही y अक्ष के समांतर। अब देखिए x अक्ष से a दूरी पर, x अक्ष से अगर a दूरी पर कोई चीज़ होगी, मान लीजिए हमारा x अक्ष है, इससे a दूरी पर अगर कोई चीज़ होगी तो x अक्ष के समांतर ही होगी। ठीक, तो x अक्ष से a दूरी पर ये वाला और x अक्ष के समांतर, देखिए इन दोनों का जो y बराबर a है, y बराबर a है, दोनों सेम ही है। मतलब कि अगर कोई रेखा x अक्ष से a दूरी पर है, हम ये कहें या फिर हम ये कहें कि वो x अक्ष के समांतर है, तो दोनों तो बात सेम ही हुई, तो दोनों का इक्वेशन भी तो सेम ही होगा, लेकिन केवल कहने का तरीका अलग अलग है। ऐसे ही y अक्ष से a दूरी पर हो जाएगा x बराबर a, और या फिर y अक्ष के समांतर हो जाएगा x बराबर a। अब हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। देखिए पहला हमारा जो फिगर ये वाला है, इसमें देखिए हमारा ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस से a दूरी पर, ये x एक्सिस है, इससे a दूरी पर हमारा जो समीकरण हो जाएगा, यहाँ पे हमको y मिलेगा, तो y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम 0 हो जाएगा और ये y हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर a, और यहीं से अगर हम जब हम नीचे आएंगे तो हो जाएगा हमारा y बराबर माइनस a। ठीक, ऐसे ही जब हम y अक्ष के समांतर जाते हैं, y अक्ष के समांतर, तो हमारा निकलता है x बराबर a, और y के जब हम निगेटिव साइड जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस a। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। कभी भी जब हम किसी भी अक्ष के समांतर जाएंगे, जैसे कि हम कह रहे हैं कि x अक्ष के समांतर, तो वहाँ पे मान किसका निकलेगा, y बराबर कुछ मान निकलेगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर a दूरी पे जाते हैं तो y बराबर a निकल गया। अगर हम कहते हैं कि y अक्ष के समांतर अगर हम जा रहे हैं a दूरी पे, तो हो जाएगा हमारा x बराबर a। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु ए बी से गुजरता है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम वही पॉइंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। ठीक, और ये कठिन कैसे बना दिया गया है, देखिए कहा है क्वेश्चन में नहीं, स्टेटमेंट में x अक्ष के समांतर हमको बताना है। तो ये हमारा x अक्ष है, इसके समांतर हमको बताना है कि ये वाली रेखा हमारी हो गई। इस रेखा का हमको समीकरण बताना है जो बिंदु ए बी से गुजरता है। अब हमको बिंदु यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी से गुजर रहा है, और ये बिंदु हमारी रेखा ये है। तो हमको ए बी से जब गुजर रहा है तो हमको यहाँ पे x का मान और y का मान दोनों पता है। ठीक, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमने क्या पढ़ा था, x अक्ष के समांतर है तो हम y से निकालेंगे, तो x अक्ष के समांतर हो जाएगा y बराबर, और दूरी कितनी है, यहाँ पे y का मान कितना है, b दूरी है। देखिए y का मान यहाँ पे b दूरी है, तो हो जाएगा y बराबर b। सेम ऐसे ही y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु ए बी से गुजरता है। अब देखिए y अक्ष हमारा ये है, इसके समांतर हमको बताना है। तो जब y अक्ष के समांतर कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर, और x का मान यहाँ पे कितना दिया है, एक a दिया है, तो x बराबर a हो जाएगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत सिंपल है, पूछेगा x अक्ष के समांतर तो हम लिखेंगे y बराबर a, चाहे हमारी जितना भी दूरी दिया हो। पूछेगा y अक्ष के समांतर तो हम लिखेंगे x बराबर a, चाहे a बराबर जो भी मान दिया हो। जैसे हम कहेंगे कि x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर, जैसे अगर क्वेश्चन ये कह दे कि x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। सिंपल है। अगर कह दे कि x अक्ष से -3 दूरी पर, मतलब -3 मतलब कि निगेटिव साइड में, तो ये हो जाएगा y बराबर -3, तो ये हो जाएगा y + 3 बराबर 0। बस सिंपल हो जाएगा। तो सरल रेखा का समीकरण ax + by + c हमने जाना था। सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है ax + by बराबर 0, और फिर ax - by बराबर 0, हमने ये भी देखा था। जब c नहीं होता है तो उसको हम लोग मूल बिंदु से कहते हैं कि गुजरेगा। ऐसा समीकरण जिसमें अचर पद c का मान 0 है वो मूल बिंदु से गुजरता है। y बराबर x
हमने ये भी देखा था, अगर y बराबर x है तो हमने ये क्या निकाला था, देखिए हम लोग ये पहले देखे थे हम लोग, अगर ऐसे हमारा x और y था तो y बराबर x हमारा ऐसे जा रहा था, देखिए ये वाली लाइन हमारी y बराबर x थी, और y बराबर जो हमारी माइनस एक्स थी, चाहे x बराबर माइनस वाई, ऐसे जाएगी। ठीक, तो हमने ये पहले हम लोग देख चुके हैं, केवल यहाँ पे मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेखा की बात चल रही है। तो y बराबर x हमारा हो गया, यानी कि x माइनस वाई हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे अचर पर x, यहाँ पे c का मान भी 0 है, तो मतलब कि ये मूल बिंदु से होकर के गुजरेगा ही। और y बराबर x है तो ये प्रथम और तृतीय चतुर्थांश से गुजरेगा। ऐसे ही y बराबर माइनस एक्स या फिर x बराबर माइनस वाई है तो ये मूल बिंदु से होकर तो जाएगा ही, और दूसरे और चौथे चतुर्थांश से भी ये गुजरेगा। 22वां हमारा फॉर्मूला है त्रिभुज का। त्रिभुज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, और इससे क्वेश्चन TRE1 में, TRE2 में, TRE3 में, हर एग्जाम में बना हुआ है। तो त्रिभुज बनने के लिए पहले क्या क्या शर्तें होती हैं, पहले हमको ये जानना जरूरी है। देखिए ये त्रिभुज ABC है, इसको हमने कहा A के सामने का हो गया A, B के सामने का हो गया B, और C के सामने का हो गया भुजा C। अगर हमने यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया, अगर ये ABC हो मान लीजिए, तो अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का, देखिए जो तीसरी भुजा मान लिया हमने उसको Z, कि जो तीसरी भुजा होती है, कोई भी आप भुजा ले सकते हैं, तीनों में से कोई भुजा, तो अगर आप उसको तीसरी भुजा मानते हैं तो जो भी दूसरी जो दो भुजाएं छूट गई हैं उनका अंतर, सी एक तीसरी भुजा बड़ी होती है, और जो दोनों भुजाएं छूटी हैं उनके योग से जो तीसरी भुजा है वो छोटी होती है। मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर और किसी भी दो भुजाओं के योग के बीच में ही तीसरी भुजा की लंबाई होती है, तभी जो है त्रिभुज बनता है। ये शर्त तो फॉलो ही होनी चाहिए। अब त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारा पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब समान बाहु, मतलब तीनों जो भुजाएं हैं इसकी लंबाई बराबर है, मतलब A बराबर B बराबर C हो गया, ये तो सिंपल है। दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब अगर कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, जैसे हमने माना यहाँ पे A और C समान है, तो यहाँ पे A और ये C समान है, मतलब B हमारी समान नहीं है। A और C समान हो गए तो समद्विबाहु हो गई। प्लस अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए AB का स्क्वायर ये वाला प्लस AC का स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि हम समद्विबाहु तो कह रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप समझिए, जैसे हमने ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ये ट्रायंगल हमारा बनेगा, चूँकि हम ये जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे यही तो कहा है कि जो अगर आधार का वर्ग है धन लंब का वर्ग है, अगर ये कर्ण का वर्ग अगर ये हो गया तब तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज केवल। तो हमको AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर, हमको ये चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, तो हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे 3 तरीके 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, और 16 9 ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगर ऐसा बन गया तब तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना, तब तो ये समद्विबाहु तो रहा नहीं। अगर समद्विबाहु अगर होता भी तो ये समद्विबाहु तो बचा नहीं। तो इसीलिए जो ये केस है, ये केस जब फॉलो करेगा प्लस ये केस जब फॉलो करेगा तभी हम कहेंगे कि समद्विबाहु है। लेकिन अगर ये केस तो फॉलो करे ही, यहाँ पे देखिए फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर ये केस यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा था, अगर ये फॉलो करने लगेगा तब क्या बनेगा, तब ये समद्विबाहु भी होगा और ये समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। इससे क्वेश्चन TRE3 में आया हुआ है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब देखते हैं विषमबाहु। विषमबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो किन्हीं भी दो का योग का वर्ग करेंगे तो तीसरे के बराबर तो कभी नहीं आएगा। तो AB का स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर, दूसरी तीसरी का योग पहले के बराबर नहीं और तीसरी और पहले को दूसरे के बराबर नहीं। ठीक, तो ये सिचुएशन होती है। प्लस यहाँ पे ABC देखिए तीनों बराबर तो है नहीं, और लेकिन अगर ऐसा अगर हो जाए, जैसे कि हमने अभी उदाहरण जो देखा था, उदाहरण मैंने हटा दिया, देखिए अगर ऐसा होता कि ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5 है, तो यहाँ पे देखिए तीनों तो बराबर नहीं है। देखिए ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पे तीनों तो ये बराबर नहीं है, 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग तो बन जा रहा है ना, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। ठीक, तो अगर ये बन गया बराबर तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा सबसे लंबी है, दूसरी उससे छोटी है, तीसरी उससे छोटी है। जैसे कि हम क्या पढ़े थे,
3 पढ़े थे, 4 पढ़े थे और 5 पढ़े थे। देखिए 3 4 5 में तीनों मतलब एक दूसरे से बड़ा है। और कोई भी जो कर्ण का वर्ग है, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का योग होता है तभी समकोण त्रिभुज बनता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक भुजा तो बड़ी हो, जैसे हमने माना कि जो हमारा कर्ण वाला था, AC वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए ये A है, ये C है और ये B है, तो AC का हिस्सा तो सबसे बड़ा है हमारा। लेकिन जो दोनों भुजाएं ये AB और BC बच गई, अगर ये दोनों बराबर हो गई तब क्या होगा, दोनों ये बराबर हो गई प्लस हमारा जो ये वाला सिचुएशन है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, अगर ये भी रूल फॉलो हो रहा है तब हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु भी होगा और ये समकोण भी होगा। तो आपको केवल ध्यान ये देना है कि जब भी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में ऐसे देता है, ठीक, क्वेश्चन में यही पूछता है कि ये कौन सा त्रिभुज है। ऑप्शन मान लीजिए दे दिया समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, चाहे विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक। तो आप क्या करते हैं कि आप AB की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी का इक्वेशन क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 अंडर रूट में आप निकालेंगे वहां से। तो आपने इसकी लंबाई निकाल ली, इसकी लंबाई निकाल ली, इसकी लंबाई निकाल ली, मान लीजिए तीनों अगर अलग अलग आ गया, ठीक, 3 4 5 मान लीजिए आ गया, तो आप कहेंगे विषम बाहु तो है। लेकिन अगर आपने ये नहीं चेक किया कि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होता है, तब तो आप फंस गए, क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि तीनों का वर्ग क्या आ रहा है, कि वो कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो ये चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए हमको एक त्रिभुज दिया है A, B और C और तीनों का निर्देशांक दिया है। A के सामने का लंबाई है A, B के सामने का लंबाई है B, C के सामने का लंबाई है C। दो प्रश्न बनते हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पूछता है कि अंतः केंद्र का निर्देशांक बताना है, पहला बताना है अंतः केंद्र, और दूसरा पूछा है केंद्रक। अंतः केंद्र में हम केवल क्या करेंगे कि जो A है, B है और C है उसका मान हम रख देंगे x के साथ में, बस। यहाँ पे देखिए x का मान है और ये y का हमको निर्देशांक बताना है। तो इसके बीच में मान लीजिए कहीं अंतः केंद्र होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा, x होगा और y होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होगा, ये x होगा और ये y होगा, हमको यही तो बताना है। तो अंतः केंद्र का निर्देशांक पहले हमारा हो गया a के साथ, हम देखेंगे तो ये हो गया a x1, हमारा ये a है, देखिए a है, a के साथ x1, ठीक, फिर ऐसे b के साथ x2, फिर ऐसे c के साथ x3, ठीक, ये देखिए c है, c के साथ x3, ठीक। तो आमने सामने गुणा हो गया, इसमें कोई बहुत कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, अब अगर आप मान लीजिए ये गलती आप कर सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि आप 3 लिख दें, ठीक, ये चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि 3 जो होता है ये केंद्रक में होता है। यहाँ पे a + b + c तीनों भुजाओं का हम लोग योग से भाग देंगे और केंद्रक में 3 से भाग देंगे। और ऐसे ही जब हम y का निकालेंगे तो y का बहुत सिंपल है, देखिए हम यहाँ पे a फिर y वाले से, फिर b y2 हो गया, फिर ऐसे ही c y3 हो गया, ठीक, समझ गए। देखिए x वाले में x का हमको निकालना है तो क्या हम x का यूज करेंगे और सामने वाले भुजा से गुणा कर देंगे, बट a धन b धन c कर देंगे। y का हमको निकालना है तो a y1 b y2 c y3 बट a + b + c, हमारा ये अंतः केंद्र का निर्देशांक निकल गया। वही हमको केंद्रक निकालना हो, केंद्रक तो बहुत ईजी है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे, और y का ऐसे y1 और y2 और y3 इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे तो हमारा केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। फिर आता है हमारा चतुर्भुज, ठीक, हमने ट्रायंगल पूरा पढ़ लिया है, चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सर्किल है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसका थियरी, फिर MCQ आ जाएगा। फिर तो कोऑर्डिनेटर पढ़ना है हमको, तो इसमें आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए हमको कोई भी चतुर्भुज हमको अगर निर्धारित करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है, तो भुजाओं का ज्ञान तो हमको पहले से है, लेकिन हम निर्धारण कहाँ से निश्चित करेंगे, तो हम कन्फर्म कहाँ से होगा, तो हम उसके विकर्ण की जब लंबाई निकाल लेंगे तब हमको वहाँ से हम 100% कन्फर्म हो जाएगा कि ये कौन सा चतुर्भुज हमारा बनेगा। जैसे पहला हमारा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है ABCD समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने माना AB बराबर CD हो गया और ये भुजा बराबर इस भुजा के बराबर हो गई। लेकिन हमने जब इन चारों के बीच की दूरी निकाल ली, जैसे क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि जैसे 4 निर्देशांक अगर दे दिए गए हैं, ठीक, और पूछेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज आप बता दीजिए, तो चारों निर्देशांक अगर दिए हैं तो आप क्या करेंगे, आप AB के बीच की दूरी निकालेंगे, आप BC के बीच की दूरी निकालेंगे,
फिर आप सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर आप डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। आपको इतना काम करना पड़ेगा। फिर आपने कह दिया कि चारों, अगर ये मान लीजिए अगर आमने सामने की भुजा अगर बराबर आ गई, ठीक, और ये भुजा इसके बराबर आ गई, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि आयत है, ठीक। लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर पता कैसे चला? अंतर हमको यहाँ से पता चलेगा कि जो विकर्ण की लंबाई होती है, देखिए आयत जो है इसके विकर्ण की जो लंबाई है दोनों बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज देखिए जो AC की लंबाई है वो BD से ज़्यादा है। तो AC की लंबाई BD से ज़्यादा है तो एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण से ज़्यादा आएगी। तो जब ये बराबर दोनों नहीं होंगे तब हम कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। और सेम यही केस आयत में हो जाएगा। आयत में भी हम क्या करेंगे, हम चारों की इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, ये चारों निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो सामने की भुजा है इसकी लंबाई क्या बराबर बराबर है, हम इसको चेक करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे इसका विकर्ण कितना है। अगर विकर्ण दोनों बराबर आ रहा है, AC बराबर BD अगर आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये एक आयत है। सेम वैसे ही अगर एक समांतर एक समचतुर्भुज है, इसको हम पता कैसे लगाएंगे? देखिए समचतुर्भुज में और वर्ग में दोनों ये सेम ही होता है। केवल अंतर क्या है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, जैसे यहाँ पे AC जो है वो BD से लंबा है, वही सेम समांतर चतुर्भुज वाला केस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो जाएगा, लेकिन जो AC है वो BD के बराबर नहीं होगा, मतलब जो विकर्ण की लंबाई है वो दोनों बराबर नहीं होगी। तो हम कह देंगे कि ये समचतुर्भुज हो गया। फिर इसको वर्ग में सेम वही है निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो विकर्ण है वो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये वर्ग है। बस अब आप इसका अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नोट लिखा हुआ ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, कहता है जैसे आपको एक चतुर्भुज का 3 शीर्ष दे दिया जाएगा, ठीक, 3 शीर्ष आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि आपको चौथा शीर्ष ज्ञात करना है। चौथा शीर्ष ज्ञात करना है तो उसको आप समझिए हम लोग कैसे इसको करेंगे हल। अब देखिए ये मान लीजिए कोई भी आकृति दी गई है, मान लीजिए A का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक दिया है और C का निर्देशांक दिया है, लेकिन हमको D का निर्देशांक हमको नहीं पता है। तो हम ज्ञात इसको कैसे करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे कि AB का जो AC है इसका हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक। AC का मध्य बिंदु हमको निकल गया, मान लीजिए पॉइंट P निकल गया। अब जो पॉइंट P निकल गया है तो यही जो मध्य बिंदु है यही तो हमारा BD का भी मध्य बिंदु होगा, ठीक। हमको D ज्ञात करना था तो BD का मध्य बिंदु भी तो यही होगा। तो अब हम जो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा P था, P से हमारा जो X, मान लीजिए हमने X निकालना है, तो यहाँ पे B का जो भी निर्देशांक रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या रहा होगा, X2 रहा होगा, और हमको D का निकालना है, X4 हमको निकालना है, और ये मान लीजिए हो गया 2, मध्य बिंदु चूंकि निकालना है। तो यहाँ पे हमने P का निर्देशांक हमने तो निकाला हुआ है ना, AC का मध्य बिंदु, मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 4 आई रही हो मान लीजिए, तो यहाँ से क्या निकल गया, ये ऊपर आ गया, ये हो गया 4 दूनी 8 बराबर। अब यहाँ पे हमको B वाले में हमको यहाँ पे X2 का मान तो पता ही है, तो B वाले में X2 का मान लीजिए अगर 3 अगर दिया हो मान लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 3 और प्लस हो गया X4, ठीक। ये 3 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 5, यानी कि हमारा जो D में जो X का मान हो जाएगा, जो X का निर्देशांक है वो 5 निकल गया, ठीक। अब आप समझ गए कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो 3 शीर्ष अगर हमको ज्ञात है, चौथा शीर्ष हमको निकालना है, तो उसके लिए हम हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करेंगे। n भुजा वाली अगर कोई भी आकृति दी गई, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे वो 10 भुजाओं वाला हो, हमको अगर उसका आकृति ज्ञात करना है तो हम बॉक्स मेथड का ही यूज करेंगे। हमने ये फॉर्मूला देखिए पहले पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो x1 y2 x2 y3, ये सारा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम नहीं, फॉर्मूला तो दूसरा था, ये तो ट्रिक है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए जो भी त्रिभुज दिया गया उसके निर्देशांक तो दिए ही गए होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो पहले हम इसको एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर हम क्या करेंगे कि हमने जो पहला वाला लिखा हुआ है उसको फिर हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे, x1 और y1 को रिपीट कर देंगे। बस अब हमारा काम हो गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। पहले केस में हम क्या करेंगे कि पहले हम इस प्रकार गुणा करेंगे, इस वाले में देखिए इस प्रकार हम गुणा करेंगे इस वाले में, तो क्या हो जाएगा हमारा x1 y2 x2 y3 और x3 y1। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से इसको घटाएंगे, घटाने के बाद फिर हम इसका गुणा करेंगे, देखिए इस वाले का इस प्रकार तिरछा तिरछा। तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, देखिए y1 x2 y2 x3 y3 x1, इसको हम घटा देंगे, हमारा जो भी मान यहाँ से आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको अगर यहीं पे चतुर्भुज अगर दिया होता तो चतुर्भुज में क्या करते कि यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे x4 और y4 हो जाता,
उसके बाद हमारा क्या आता है, x1 और y1 आता है, बस यही होता। और फिर सेम सारा प्रोसेस वही होता। पहले हमको इधर वाला ऐसे ऐसे गुणा करना है और दूसरे केस में हमको ऐसे ऐसे गुणा करना है और बीच में हमको घटा देना है, बस हमारा निकल जाएगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है सर्किल। और अभी तक जो भी भाई बहन यहाँ तक टिके हुए हैं मैं उनको सलाम करता हूँ कि उनके अंदर इतना सब्र है कि उन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा, क्योंकि 1 घंटा देखना अपने आप में आज के टाइम में बहुत चैलेंजिंग है, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में। तो पहला है सर्किल। सर्किल में हमने माना कि एक सर्किल है, इसका केंद्र O है। O का निर्देशांक अगर H है और K है और कोई एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक A और Y है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। ठीक, R हमारा रेडियस यहाँ पे हो गया। तो वृत्त का हम समीकरण देखेंगे। वृत्त का समीकरण होता है आर स्क्वायर बराबर, देखिए जो बिंदु बाहर दिया गया है ना उसमें से हम केंद्र को घटाते हैं। आप गलती ये मत करिएगा कि आप केंद्र में से बाहर को घटा दीजिएगा। बाहर वाले बिंदु से हमेशा केंद्र को घटाया जाएगा, क्योंकि केंद्र मान लीजिए अगर 0 0 है, ठीक, तो 0 0 मान घट जाएगा और वैल्यू हमारी पॉजिटिव बने। तो वृत्त का समीकरण हो गया आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये जो वृत्त का जो केंद्र है, अगर ये मूल बिंदु है, तो मूल अगर बिंदु हो गया तो हमारा h और k का मान तो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहाँ पे h का मान 0 और k का मान जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी कोई ऐसा वृत्त हो जिसका निर्देशांक अगर हमको ये इक्वेशन अगर हमको कहीं दिख जाए, जैसे कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पे h और k का मान तो देखिए दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि अगर इक्वेशन अगर इस प्रकार, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। अगर आप ये इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये वृत्त का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे जो मूल बिंदु ये नहीं है। यहाँ पे जो केंद्रक का जो निर्देशांक है वो 3 और यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक, तो मूल बिंदु का अगर हमको दिया गया है, मूल बिंदु से हमको कोई वृत्त अगर खींचना है तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी माफ कीजिएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहीं पे हम यहाँ पे h और k की जगह पे, h की जगह पे माइनस जी और k की जगह पे अगर माइनस हम f रखते हैं और इस वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये इक्वेशन हमको फाइनल में मिलेगी। वहाँ पे जब वैल्यू अंतिम में आती है h प्लस के प्लस आर, इसको आप सीधे कांस्टेंट में बदल देंगे तो इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, मतलब कि एक वृत्त का एक सामान्य जो इक्वेशन समीकरण जो होता है वो यही होता है। और इस समीकरण में हमारा जो केंद्र है, पहले हमारा केंद्र क्या था, h और k था, अब हमारा केंद्र है माइनस जी और माइनस एफ, और हमारी जो त्रिज्या r है उस त्रिज्या r का मान है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये अंडर रूट में है। इससे क्वेश्चन अगर बनता है तो मान के चलिए कि लगभग 80 से 90% लोग जो है वो करने में असफल ही होते हैं, क्योंकि इक्वेशन को पहले तो तुलना करने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे h की जगह पे माइनस जी और k की जगह पे माइनस एफ आता है। ठीक, अंतिम हमारा टॉपिक आज का है प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब एक्सिस ही मिरर हो, इसमें दो केस बन सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये जो एक्सिस दिया गया है कि यही एक शीशे की तरह काम करे। जैसे मिरर क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज है कि मान लीजिए एक शीशा है, तो मिरर का कॉन्सेप्ट, समतल दर्पण का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर हम शीशे से अगर हम x दूरी पे इधर अगर हम खड़े हैं सामने की तरफ, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो x दूरी शीशे के अंदर की तरफ बनता है। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, तो मतलब समान दूरी पे बनता है प्रतिबिंब, ये तो एक कॉमन पॉइंट हो गया। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, हमारा जब एक्सिस ही मिरर है, मान लीजिए कि हमको एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई, प्रश्न में ये कहे कि इस बिंदु एक्स वाई का हमको एक्स एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब आप बताइए क्या होगा। तो इस एक्स एक्सिस पे जाने के लिए हमने क्या क्या काम किया होगा, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो एक्स एक्सिस पे हमको अगर जाना है तो पहले हम एक्स एक्सिस पे इतना दूरी चले होंगे, फिर हम वाई एक्सिस पे चले होंगे। ठीक, तब हम एक्स वाई पॉजिटिव, ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पे पहुंचे होंगे। अब हमको इसका प्रतिबिंब बताना है, वो भी एक्स एक्सिस के सापेक्ष। तो हमारा ये शीशा लग गया, यहाँ पे शीशा लग गया। प्रतिबिंब देखिए हमेशा पीछे बनता है, प्रतिबिंब तो ऊपर बना है, ऊपर का प्रतिबिंब यहाँ पे नीचे बनेगा, पहली बात। और हमको यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा, पहले हम चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तो पहले हम चले एक्स एक्सिस पे, फिर हम चलेंगे वाई एक्सिस पे,
और दूरी हमारी सेम ही रहेगी। मतलब कि पहले अगर हमको यहाँ पे अगर जाना था तो पहले अगर हम यहाँ पे हम 3 अगर x पे जा रहे थे, 4 अगर हम y पे जा रहे थे, तो अभी भी हम 3x पे जा रहे हैं, लेकिन 4 हम निगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले xy था, अब हम x और ये -y जा रहे हैं। ठीक है, यही अगर हम कहें कि y एक्सिस के हमको सापेक्ष बताना है तो y एक्सिस के सापेक्ष क्या हो जाएगा, हम 3 बिंदु, देखिए 3 बिंदु हम x एक्सिस पे जा रहे थे, तो हम 3 बिंदु अब हम निगेटिव में चलेंगे इधर। फिर हम 4 बिंदु ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ से 4 बिंदु हमारा ये जो ऊपर जा रहा है 4 बिंदु, फिर हम ऊपर जाएंगे। तो ठीक, तो यहाँ से हम x एक्सिस पे निगेटिव आए हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा -3, और 4 बिंदु ऊपर गए हैं तो हमारा हो जाएगा +4। यानी कि हमारा जो यहाँ पे बिंदु प्राप्त हुआ y एक्सिस के सापेक्ष ये होगा हमारा, देखिए x का हो गया -x, लेकिन y का तो y ही रहा क्योंकि y दोनों पॉजिटिव साइड में है। और यहाँ पे x एक्सिस के सापेक्ष क्या हुआ, x तो हमारा देखिए पॉजिटिव ही रहा, लेकिन y हमारे यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा हमारा केस है, किसी रेखा के सापेक्ष हमको प्रतिबिंब बताना है। देखिए हमारी रेखा जो दी गई है वो यहाँ पे x है और ये y है। एक्सिस हमारा ये हो गया, ये हमारा है मूल बिंदु यानी कि 0 और 0। अब हमको यहाँ से 3 दूरी पर, 3 इकाई x के दूरी पर हमको एक यहाँ पे मिरर लगाया गया है। ठीक, ये मिरर लगाया गया, हमसे पूछा कि x एक्सिस के हमको सापेक्ष बताना है, नहीं माफ़ कीजिएगा, y एक्सिस के हमको सापेक्ष बताना है। तो x बराबर 3 पे जब ये मिरर लगा है, x बराबर 3 ये क्या प्रदर्शित करता है, मतलब x एक्सिस पे हम 3 दूरी चले हैं, वहाँ पे हम जाके मिरर अपना एक लगाएंगे। तो ये मूल बिंदु था, यहाँ से 3 दूरी हम चले, हमने यहाँ पे मिरर लगाया, और इस मिरर के सापेक्ष हमारा जो बिंदु वो दिया गया कितना है, 7, 8 दिया गया है। अब हमको ज्ञात करना है। देखिए 3 बिंदु हम यहाँ पे चले थे और जो निर्देशांक दिया गया है यहाँ पे 7 और 8 दिया गया है, तो 3 यूनिट तो यही हो गया, और हमको 7 तक जाना था तो 3 निकल गया, तो हमको 4 यूनिट और जाना पड़ेगा। ठीक, ये 4 यूनिट हो गया। ऊपर जाने के लिए तो हमको सीधे सीधे 8 ही यूनिट जाना है, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है। अब हमको ये देखना है कि हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो ये देखिए हम काउंट कहाँ से करेंगे, हम अब काउंट जैसे इस वाले केस में जो एक्सिस के सापेक्ष था, हम इसमें हमारा जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है हम उसके सापेक्ष काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम अब मिरर के सापेक्ष यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिरर जो 3 इकाई दूरी पर है। तो मिरर से ये कितना दूरी पर है, मिरर से देखिए ये 4 दूरी यहाँ पे है, तो ये भी 4 दूरी यहाँ पे होगी। तो अब हम 4 दूरी ही इधर जाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये भी 4 ही होगा। अगर इधर ये 4 है तो ये इस साइड भी 4 ही होगा। हम कहाँ पे खड़े हैं इस समय, हम खड़े हैं x बराबर 3 पे, हम निगेटिव में जाएंगे 4 यूनिट, तो 3 यूनिट जब हम यहाँ पे आएंगे तब हम आएंगे 0 पे, और 1 यूनिट हमको और चलना पड़ेगा, यानी कि हम आएंगे -1 पे। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। तो -1 तो हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पे आए -4, और 8 यूनिट ऊपर हम ऊपर गए, तो -4 आए हैं तो पहुँचे -1 पे, और फिर 8 यूनिट ऊपर तो हमारे निकल गया निर्देशांक -1 और 8। अब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न में अगर कहता है कि हमारा निर्देशांक देखिए ये x है, ये y है, ये हमारा मूल बिंदु है। प्रश्न में कहा है कि जो हमारा मिरर रखा गया है वो रखा गया है y बराबर -5 पर। y बराबर -5 मतलब कि हमारा जो x एक्सिस है, देखिए ये y है ना, ये 0 है, तो यहाँ से y बराबर 5 मतलब यहाँ से हम 5 यूनिट नीचे आए हैं y एक्सिस पे। ठीक, तो हमको ये 5 यूनिट तो दिया ही है कि हम 5 यूनिट नीचे आ चुके हैं पहले ही, और हमने वहाँ पे मिरर को लगभग सेट कर दिया है। हमको बिंदु का निर्देशांक क्या दिया था, 7 और 8 दिया था। तो पहले हम चले थे 7 यूनिट x एक्सिस पे चले थे, 8 यूनिट हम लोग ऊपर चले थे, 8 यूनिट हम लोग ऊपर चले थे, लेकिन किसके सापेक्ष, x एक्सिस के सापेक्ष। लेकिन मिरर कहाँ पे है, मिरर तो 5 यूनिट नीचे है, तो 8 यूनिट ये और 5 यूनिट ये, मतलब ये टोटल दूरी हो गई अब यहाँ से यहाँ की, ये कितनी हो गई, 13 यूनिट। देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट ऊपर है, तो 13 यूनिट अब हम नीचे जाएंगे। ठीक, तो 13 यूनिट अगर नीचे जाना है तो 7 तो हम यहीं तक ही चलेंगे ना, 7 तो हम यहीं तक चलेंगे इसी सीधाई तक, लेकिन हमको अब यहाँ से 13 यूनिट जाना पड़ेगा। मतलब माफ़ कीजिएगा, यहाँ से 13 ऊपर था तो यहाँ से 13 जाना पड़ेगा, तो 5 यूनिट तो ये पहले ही हम आ चुके हैं। ठीक, और 13 यूनिट और जाना है, तो 13 और 5 हो जाएगा हमारा ये 18 यूनिट, तो हो जाएगा 7 और -18। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने की। ठीक, आप इसको फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप इसको फिर से देखेंगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हमारा ये चैप्टर है यहाँ पे अभी द एंड होता है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जितने भी फॉर्मूला थे, अगर इसको मैं डायरेक्टली केवल बताने में लगूँ तो आधे घंटे में तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। आप जो नहीं समझ में आए आप उसको एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अगर थोड़ी पसंद आई हो, तो कम से कम एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, ज़्यादा नहीं, एक एक एक, बस आप इतना कर दीजिए। आपके जिम्मे बस इतना ही है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, दूसरे की जिम्मेदारी तो आप नहीं ले सकते हैं। तो आप इतना ही कर दीजिए, बहुत है मेरे लिए। क्योंकि देखिए, कहीं से भी जब कोई चीज़ प्राप्त की जाती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया जाता है, ये यूनिवर्स का रूल होता है, ठीक। तो आप जितना थोड़ा सा ले रहे हैं आप मेरे लिए, आप उतना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक लाइक से आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो वीडियो है, थोड़ा सा वो यूट्यूब है वो और प्रमोट कर देगा, थोड़ा सा मेरा बेनिफिट हो जाएगा। तो बस इसी बात के साथ चलिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कल हमारा आएगा वीडियो, और उसमें हम लोग लगभग 80 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। और सिंपल तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिंपल रहेंगे और जो कुछ क्वेश्चन जो कठिन आएंगे उनको मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वो भी वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो, क्योंकि मान लीजिए 100 MCQ है तो समय तो लगेगा ही करने में, और पूरी तरीके से समझाने में भी समय लगता है। तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, और आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि थियरी पढ़ने का फ़ायदा है क्या कि जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और बने रहिए। और सारे ही लेक्चर ऐसे जो हैं, पहले ही वीडियो की तरह सारे जो भी जितने भी 32 टॉपिक मैंने बताए हैं सबको मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।